मॉर्निंग बच्चों। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये हमारा चैप्टर था। इसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ये भी देखा था कि एटम कैसे बनता है, ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, ठीक, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, ये सारी बेसिक चीजें देखी थी। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये दिया है प्राउस्ट और लेवोसियर ने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो लॉज आते हैं उसको हमको पढ़ना है। पहले दो है मेन, इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ, पहला क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। पहला है हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ध्यान देना है, बहुत आसान है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या ये भी बोल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों का मतलब सेम है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो है हमारा उसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, बहुत इजी टॉपिक है, समझना चाहोगे तो ठीक, रट्टा मारो तो मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। ये लॉ क्या कहता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कार्बन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम है तो 32, यहां भी 12 प्लस 32 दोनों को जोड़ दो तो ये 44 आएगा, ये भी 44 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का वेट है वो प्रोडक्ट के वेट के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में ना ही मास कम हुआ है ना ही बढ़ा है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित रहना। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एक ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अगर मुझसे कहोगे कि सर एक कॉन्सेप्ट दे दीजिए जिससे मैं इसको कभी ना भूलूं, तो मैं बोलूंगा कि लिखो कि इसमें जो रिएक्टेंट का वेट होता है वो प्रोडक्ट के वेट के बराबर है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। इसका रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि केमिकल रिएक्शन में ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये जो पहला लॉ है इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। उसी तरह दूसरा लॉ है, इसको कहते हैं बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, बोलता है एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमने वाटर लिया, वाटर, तो वाटर का सोर्स क्या क्या हो सकता है, सोर्स का मतलब होता है कहां से मिलता है, सोर्सेज, जहां से मिलता है उसी को सोर्स कहते हैं। तो मान लो हमारा इसका सोर्स रिवर है, प्लांट में भी वाटर होता है, हमारे बॉडी में भी वाटर होता है, ठीक है, रिवर है, ओशन है, प्लांट है, ठीक है, सी है, सब ये क्या है, वाटर के सोर्स है। तो कहीं से भी पानी लाओगे, चाहे समुद्र का पानी हो या जो पानी कंज्यूम करते हो वो हो, सबका फॉर्मूला क्या होगा, तो सबका फॉर्मूला बोलोगे सर H2O होगा। तो लॉ समझ में आ गया। तब तो ये लॉ बोलता है कि व्हाटएवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस देयर मास एंड वॉल्यूम रेशियो विल बी कांस्टेंट, विल बी फिक्स। कह रहा है कि कोई भी सोर्स हो, जैसे वाटर का ये 3 सोर्स हो सकता है ना, और भी हो सकता है, ठीक, कोई भी सोर्स हो उसका जो रेशियो है वो फिक्स होगा। जिस रेशियो में है वाटर बनता है वो रेशियो फिक्स होगा। सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन
कुछ नहीं रहता तो क्या मानते हैं 1, तो रेशियो क्या हुआ 2:1, ये इसके वॉल्यूम का रेशियो हो गया। अब H2O है, एक बार बताओ इसका मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 1 जा 8 जा, तो रेशियो क्या हो गया 1:8। अब आपको दुनिया में कहीं से भी पानी मिलेगा तो उसके वॉल्यूम का रेशियो ये होगा और मास का रेशियो ये होगा। तो यही तो बोल रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट यानी फिक्स, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो, मतलब ये बोलता है कि कोई भी सोर्स हो किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का, उसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कहां कहां से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट सोर्स हैं, अलग अलग सोर्स है, अलग अलग जगहों से मिलता है। अब इसमें कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इसके वॉल्यूम का रेशियो हो गया। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो कितने ऑक्सीजन है 2, तो 32, तो 4 3 जा 4 8 जा, तो क्या बोलता है ये लोग, वॉट एवर द सोर्स, कोई भी सोर्स हो, इसका जो रेशियो आ रहा है वॉल्यूम और मास का, ये फिक्स होगा। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, बुक में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होगा, आप पढ़िए बुक, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है ये कॉन्सेप्ट कि कोई भी सोर्स हो, चाहे वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, कोई भी कंपाउंड हो, तो उसका जो वॉल्यूम और मास का रेशियो वो फिक्स होगा, वो कभी बदलेगा नहीं। सोर्स का मतलब क्या होता है, दिमाग में रखना, कहां जहां से मिलता है। तो जैसे वाटर का सोर्स है, ग्राउंड वाटर है, सी वाटर है, रिवर वाटर है, प्लांट से वाटर मिलता है, बॉडी में वाटर होता है, तो कहीं से भी वाटर लाओगे तो उसके वॉल्यूम का रेशियो 2:1 होगा और मास का रेशियो 1:8 होगा। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का है या ब्रीदिंग में है या रेस्पिरेशन में है, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाओगे तो इसके वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:2 और इसके मास का रेशियो का कितना होता है 12 और इसका कितना होता है 32, तो 4 3 जा 3:8, ये इसके मास का रेशियो है और ये इसके वॉल्यूम का रेशियो, तो ये फिक्स होता है। तो ये दो लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डेल्टन। डेल्टन ने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और प्रयास करते करते एक थ्योरी दे दी जिसको हम कहते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन ने जिस थ्योरी को दिया उसका नाम है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब समझते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी होता क्या है। ठीक, सबसे पहले जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए, थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स दिए। पहला बोला all the matters are made up of small particles, और इस स्मॉल पार्टिकल्स को इसको नाम दिया एटम। ठीक, पहली बात इसने इस स्मॉल पार्टिकल को क्या नाम दिया एटम। दूसरा बोला कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है, एटम इज नॉट डिविजिबल, एटम को और छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये उस टाइम डेल्टन को ये नहीं मालूम था कि एटम जो होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसने बोला कि एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो डेल्टन की क्या कमी थी, ड्रॉबैक्स क्या थे कि डेल्टन डज नॉट नो अबाउट द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि एटम जो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो थ्योरी के साथ साथ इसके ड्रॉबैक भी पढ़ते जाओ। आगे देखो,
उसने बोला, किसने, डेल्टन ने, कि जो सेम एटम होगा, अगर कोई सब्सटेंस है कोई, तो उसके सारे एटम आपस में सेम होंगे। कोई सब्सटेंस है तो उसके सारे एटम क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर किसी एलिमेंट का कोई एटम है तो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक, अब इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 1H3। मैंने बोला था कि नीचे वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। तो उसने बोला कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, तो कहाँ होते हैं, आइडेंटिकल तो होते नहीं है, ठीक। तो आइडेंटिकल नहीं होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, वो सब आइसोटोप्स किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ठीक। उसने बोला एक ही एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, यानी वो आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो भी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक था। उसके बाद उसने कहा कि अलग अलग एटम का मास अलग अलग होता है, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं सबका मास अलग अलग होता है। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास पोटेशियम है और कैल्शियम है, तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन मास सेम है, यानी जो डेल्टन है वो आइसोबार्स के बारे में भी नहीं जानता था। लेकिन आप तो जानते हो ना कि आइसोबार्स किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक मास सेम होता है। तो डेल्टन हो या जो भी लॉ हो, चाहे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो या डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हो, जो भी पढ़ो तुम, उसका देखो ड्रॉबैक क्या है। जैसे मान लो डेल्टन ने क्या बोला, डेल्टन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि डेल्टन बोलता था कि जो एटम है उसका मानना था कि एटम इनडिविजिबल, इसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी ये समझता था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसके बाद वो क्या समझता था कि अगर एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम हैं, एक ही एलिमेंट्स के बहुत सारे अगर एटम हैं, ठीक, तो वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है हू बहू, बिल्कुल सेम टू सेम। तो कहाँ होते हैं आइडेंटिकल, हमने अभी पढ़ा आइसोटोप्स के बारे में, जैसे 1H1, 1S2, 1S3। आइसोटोप्स किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है, यानी आइडेंटिकल नहीं होते। उसने कहा कि डिफरेंट एटम का मास अलग अलग होता है, यानी वो आइसोबार्स के बारे में भी नहीं जानता था। जैसे पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 40, इसका देखो एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40। तो देखो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम है, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, ठीक। तो ये कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखते हैं आपका आगे क्या है। फिलहाल आप कितना पढ़िए और जो भी आपको डाउट हो प्लीज मुझे बताइए। आप बताएंगे तो ही मैं समझूंगा कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, कितनी बातें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आज के लिए